डीपी सर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को यूपी बोर्ड क्लास 12th की 6th पोयम ला बेली डैम सेंस मर्सी को एक्सप्लेन करूंगा, जिसको कंपोज किया है जॉन कीट्स ने। तो पहले टाइटल के बारे में जानिए कि ला बेली डैम सेंस मर्सी का मतलब होता है दया रहित एक सुंदर स्त्री, द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। यानी कि सेंस का मतलब हुआ विदाउट, बिना। डैम का मतलब हुआ स्त्री। बैली का मतलब हुआ सुंदर। और ला एक संबोधन के लिए प्रयोग किया गया है कि वह दया रहित एक सुंदर स्त्री। तो इस कविता में कवि एक योद्धा के बारे में डिस्कस करता है, उसका वर्णन करता है। चूँकि वह योद्धा जो है वह स्वयं कवि है। यह पोयम एक बैलेड है और इसको जॉन कीट्स ने 1819 में लिखा था और 1820 में पब्लिश हुआ था। और जॉन कीट्स एक लड़की से प्रेम करते थे जिसका नाम था फैनी ब्राउन। तो फैनी ब्राउन ने जॉन कीट्स को प्रेम में धोखा दिया था और उनसे विवाह करने से मना कर दिया था, यह कहकर कि वो कद में काफ़ी छोटे हैं। उनको शॉर्ट स्टेचर्ड, छोटा कद का व्यक्ति कहकर फैनी ब्राउन ने जॉन कीट्स के मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। तो इससे पोएट काफ़ी दुखी है, काफ़ी उदास है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित था, काफ़ी दुखी था। तो उसने इस कविता में फैनी ब्राउन का ही जिक्र किया है और उसी के बेस्ट पर यह टाइटल रखा है कि दया रहित एक सुंदर स्त्री। तो इसमें जो योद्धा है जिसकी मुलाकात कवि से होती है, वह योद्धा और कोई नहीं बल्कि स्वयं कवि है। और वह स्त्री, जिस स्त्री उस योद्धा को गुफा में ले जाती है, वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि वह फैनी ब्राउन ही है जिसने कवि को प्रेम में धोखा दिया था। तो चलिए, अब आप जान चुके कि यह जो पोयम है यह एक बैलेड है जिसमें 12 स्टेंजाज हैं, 12 स्टेंजा, हर एक स्टेंजा 4 लाइन की है। तो चलिए हर एक स्टेंजा को हम डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। ये पहला स्टेंजा रहा हमारा। तो पहला स्टेंजा है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पैरेलली लॉइटरिंग। तो यहाँ पर जो कवि है एक योद्धा से मिलता है। एक घाटी में जो कवि है एक योद्धा से मिलता है, तो वह योद्धा काफ़ी दुखी और चिंतित दिखाई देता है। तो कवि उस योद्धा से कहता है कि हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें क्या पीड़ा है, तुम्हें क्या चिंता है, तुम्हें क्या कष्ट है। यानी कि नाइट एट आर्म्स का मतलब हुआ सशस्त्र, यानी कि अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित योद्धा। व्हाट कैन एल, एल का मतलब कष्ट, दी माने कि तुम्हें, तुम्हें क्या कष्ट है, यह प्रश्न कवि पूछता है उस योद्धा से जो अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है। फिर दूसरी लाइन है, एलोन एंड पैरेलली लॉइटरिंग, अर्थात कि तुम इस घाटी में अकेले टहल रहे हो और तुम्हारा चेहरा दुख से काफ़ी पीला हो गया है। लॉइटरिंग का मतलब यहाँ पे हुआ टहलना और पैरेलली का मतलब हुआ पीला हो जाना, एलोन का मतलब हुआ अकेले। तो यहाँ पर कवि उस योद्धा से पूछता है कि हे सशस्त्र योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम इस घाटी में अकेले क्यों टहल रहे हो और दुख से तुम्हारा चेहरा पीला क्यों हो गया है। फिर आशा है यह समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगली लाइन की तरफ। अगली लाइन है आपका कि द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग, अर्थात कि झील में जो घास उगती है वह मुरझा चुकी है, एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है। अर्थात कि जाड़े का मौसम आ चुका है और इसी वजह से
इस ठंड में कोई पक्षी गीत नहीं गा रहा है, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो तुम इस ठंडमयी मौसम में इस घाटी में क्यों टहल रहे हो? यह कवि उस योद्धा से प्रश्न पूछता है कि द सेज हैज़ वेदर्ड फ्रॉम द लेक, अर्थात कि झील में जो उगने वाली जो घास होती है, विदर्ड का मतलब होता है मुरझा जाना, मुरझा चुकी है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है, अर्थात कि ठंड का मौसम आ चुका है। चलिए अगला स्टेंजा है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। फिर कवि यहाँ पर उस योद्धा से प्रश्न पूछता है कि हे सशस्त्र योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है? व्हाट कैन एल का मतलब कष्ट, डी का मतलब तुम्हें यानी कि उस योद्धा को, और नाइट एट आर्म्स का मतलब हुआ सशस्त्र यानी कि अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित। तो हे सशस्त्र योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है? सो हैगर्ड एंड सो वो बिगॉन, तुम इतना चिंतित और इतना दुखी क्यों प्रतीत हो रहे? सो हैगर्ड का मतलब हुआ मानसिक चिंता, और सो वो बिगॉन का मतलब दुखी। तो यहाँ पर कवि उस योद्धा से पूछता है कि तुम इतना चिंतित और इतना दुखी क्यों प्रतीत हो रहे हो? क्या कारण है तुम्हारे दुख का, और क्या कारण है तुम्हारे इस मानसिक चिंता का? फिर कवि कहता है कि द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज फुल। स्क्वायरल माने गिलहरी, ग्रेनरी का मतलब भंडार, फुल का मतलब भरा हुआ है, अर्थात कि गिलहरी का भंडार भर चुका है, अर्थात कि गिलहरी ने अपने भंडार को अनाज से भर लिया है, अर्थात कि ठंड का मौसम आ चुका है, अब वह ठंड भर ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगी। एंड द हार्वेस्ट डन, और फसल कट चुकी है। हार्वेस्ट माने होता है फसल, तो और फसल कट चुकी है, अर्थात कि लोग भी इस समय अपने घर में बैठे हुए हैं, घर में हैं, गिलहरी का भंडार भी भर चुका है, कोई भी व्यक्ति इस समय ठंड के कारण बाहर नहीं निकल रहा है, तो तुम इस ठंड भरे मौसम में इस घाटी में अकेले क्यों टहल रहे हो? यह क्वेश्चन पोएट उस नाइट से पूछता है, उस योद्धा से पूछता है। फिर अगला स्टेंजा है, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो। फिर कवि उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे भौं पर एक कुमुदनी देख रहा हूँ। ब्रो का मतलब भौं यानी कि मस्तक, दाई माने तुम्हारे, लिली माने एक पुष्प होता है, कुमुदनी। तो मैं तुम्हारे भौं पर यानी मस्तक पर एक कुमुदनी देख रहा हूँ, अर्थात कि तुम्हारा पूरा का पूरा चेहरा पीला पड़ चुका है, दुख से, चिंता से। जिस प्रकार वो लिली पुष्प होता है, उसका जैसा यह पीला कलर होता है, वैसे ही तुम्हारा पूरा का पूरा मस्तक और चेहरा दुख से और मानसिक चिंता से पीला पड़ चुका है। तो यहाँ पर एक अलंकार भी है, एक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसे कहते हैं मेटाफर। तो अक्सर एग्जाम में आता है यह लाइन कि आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो। तो अगर यह लाइन आए तो आप अवश्य जान लीजिए कि यह ला बेली डेम्सन्स मर्सी पोएम से लिया गया है, जॉन कीट्स ने लिखा है, और यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर है। तो इसे अवश्य नोट कर लीजिएगा। विथ एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, और मानसिक चिंता और दुख से तुम्हारा चेहरा पसीना पसीना हो गया है। मॉइस्ट का मतलब होता है नमी, यानी कि परस्पाइरेशन, पसीना पसीना हो जाना। एग्विंस का मतलब हुआ मानसिक चिंता, एंड फीवर ड्यू का मतलब हुआ दुख, मानसिक दुख। यहाँ पे कवि उस योद्धा से पूछता है, विथ एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, अर्थात कि मानसिक चिंता और दुख से तुम्हारा पूरा का पूरा चेहरा पसीना पसीना हो चुका है। फिर एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज फास्ट विदरिंग टू, और जो तुम्हारे गुलाबी गाल थे वो तेजी के साथ मुरझा रहे हैं, अर्थात कि उस मानसिक चिंता से, उस बेचैनी से, उस दुख से जो तुम्हारे गुलाब के समान जो गाल थे
दाई चिक्स माने तुम्हारे गाल, रोज़ माने गुलाब, जो तुम्हारे गुलाब के समान वो गाल थे। फेडिंग का मतलब मुरझाना, फास्ट विदरिंग टू, बहुत तेज़ी के साथ वो मुरझा रहे हैं, अर्थात कि तुम्हारा जो गुलाबी गाल थे, जो गुलाबी चेहरा था, वो मानसिक चिंता और दुख से तेज़ी के साथ मुरझा रहा है, फीका पड़ता जा रहा है, पीला पड़ता जा रहा है। इसका क्या कारण है? यही कारण कवि उस योद्धा से जानना चाहता है। अब चौथे स्टेंजा में जो योद्धा है अपने इस दुख का कारण बताता है। किसे बताता है? पोएट को, जॉन कीट्स को बताता है। क्या कारण बताता है? देखिए अगला स्टेंजा कह रहा है। तो योद्धा बताता है पोएट को, आई मेट अ लेडी इन द मीट्स। योद्धा ने कवि को उत्तर दिया कि मुझे चारागाह में एक स्त्री मिली। लेडी का मतलब स्त्री, मेट माने मिली, मीट्स माने चारागाह। तो योद्धा कहता है कि मुझे चारागाह में एक स्त्री मिली, फुल ब्यूटीफुल अ फेयरिश चाइल्ड। वो बहुत ही सुंदर थी, आकर्षक थी। उसे देखने से ऐसा लगता था मानो वह किसी परी की बच्ची हो। फेरी माने परी, चाइल्ड माने बच्ची। तो उस योद्धा ने कहा कि वो बहुत ही सुंदर थी, उसे देखने से ऐसा लगता था कि मानो वह किसी परी की बच्ची हो। हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फूट वॉज लाइट। उसके बाल बहुत ही लंबे थे, उसके पैर बहुत हल्के थे। लाइट का मतलब हल्का। तो यहाँ पर योद्धा कह रहा है कि उसके बाल बहुत लंबे थे और उसके पैर बहुत हल्के थे। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें मदमाती थी, मद से भरी हुई थी। वाइल्ड का मतलब मदमाती। तो एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें मद से भरी हुई थी, अर्थात काफ़ी ही ज़्यादा चुंबकत्व था उसकी आंखों में, मदमाती उसकी आंखें थी। अगला है, फिर कहता है योद्धा, आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, कि मैंने उसके सिर के लिए एक गजरा बनाया, फूल का एक हार बनाया। गार्लैंड का मतलब क्या हुआ? हार बनाया। फॉर हर हेड, उसके सिर के लिए। तो उसके सिर के लिए मैंने एक हार बनाया। एंड ब्रेसलेट्स टू, और हाथों के लिए कंगन बनाए। ब्रेसलेट्स का मतलब कंगन। एंड फ्रेग्रेंट जोन, और कमर के लिए एक सुगंधित करधनी बनाई। फ्रेग्रेंट माने सुगंधित, जोन का मतलब वो करधनी होती है ना कमर के लिए। तो उसने कहा कि मैंने उसके सिर के लिए एक हार बनाया, हाथों के लिए कंगन बनाए और कमर के लिए एक सुगंधित करधनी बनाई। फिर है, शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, वह मेरे तरफ इस कदर देखी मानो कि वह मुझसे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, और मीठी मीठी आहें भरने लगी, यानी कि वह स्त्री कवि योद्धा को देख करके मीठी मीठी आहें भरने लगी और ऐसा लग रहा था कि मानो वह उससे प्रेम करती हो। फिर अगला स्टेंजा है, आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, और मैंने उसे तेज गति से चलने वाले अपने घोड़े पर बिठा लिया। पेसिंग का मतलब द्रुतगामी, यानी कि तेज चलने वाला। स्टीड का मतलब घोड़ा। तो यहाँ पे योद्धा ने कहा कि मैंने अपने तेज चलने वाले उस घोड़े पर उस स्त्री को बिठा लिया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और दिन भर मैंने और कुछ नहीं किया सिवाय उसके देखने की, अर्थात कि वह दिन भर उस स्त्री को बिठाल करके घूमता ही रहा और कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ उसे देखता ही रहा। फिर है, फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंड एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, वह अक्सर एक तरफ झुक जाया करती थी। बेंड माने झुक जाना, साइड लॉन्ग माने एक तरफ। वह एक तरफ झुक जाया करती थी और किसी परी के गीत को गाया करती थी। उस स्त्री के बारे में वह योद्धा कह रहा है कि वह बैठे बैठे किसी किसी समय एक तरफ झुक जाया करती थी और किसी परी के गीत को गाया करती थी। फिर है 7th स्टेंजा है, शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रिलीज स्वीट, अर्थात कि उस सुंदर स्त्री ने मुझे मीठे मीठे जंगली कंदमूल फल खिलाए। यानी कि योद्धा को उस स्त्री ने रूट्स ऑफ रिलीज स्वीट का मतलब हुआ मीठे जंगली कंदमूल फल,
तो उसने मुझे मीठे जंगली कंदमूल फल खिलाए, एंड हनी वाइल्ड, और जंगल में पाए जाने वाला शुद्ध शहद भी खिलाया, एंड मन्ना ड्यू, और ईश्वरी भोजन भी कराया, दैवी भोजन भी कराया। यानी कि ये सब चीज़ें उस स्त्री ने उस योद्धा को खिलाया। क्या? जंगली मीठे कंदमूल फल खिलाए, जंगली शहद खिलाया, और दैवी ईश्वरी भोजन कराया। मन्ना ड्यू का मतलब दैवी या डिवाइन फूड, दैवी भोजन। फिर है, एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड आई लव दी ट्रू, और निश्चित रूप से एक विचित्र भाषा में उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत ही सच्चा प्रेम करती हूँ। यानी कि उस स्त्री ने योद्धा से कहा कि सचमुच में मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। यह उसने एक विचित्र भाषा में किससे कहा? योद्धा से कहा। अब चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं। अगला है आपका स्टेंजा, शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोथ। उसके बाद में उस स्त्री ने मुझे एक रहस्यमयी गुफा में लिवा गई। एल्फिन का मतलब मिस्टेरियस यानी कि रहस्यमयी, और ग्रोट का मतलब होता है गुफा। तो उस स्त्री ने मुझे एक रहस्यमयी गुफा में ले गई, एंड देयर सी वेप्ट एंड साइड फुल सोर, और वहाँ पर वह खूब जोर वह रोई और दुख भरी आहों को भरा। यानी कि खूब जोर वह स्त्री रोई, यानी गुफा में लिवा गई उस योद्धा को। और देयर सी वेप्ट, और वहाँ पर वह रोई, खूब रोई, एंड साइड फुल सोर, और बहुत ही दुखमयी भाव में खूब बड़ी ज़्यादा उसने आहें भरी। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आइज विथ किसेस फॉर, और वहाँ पर मैंने उसके मदमाती और आकर्षित आँखों को बंद करके 4 बार चूमा। यहाँ पे योद्धा कह रहा है कि मैंने वहाँ पर उसके मदमाती प्रेम से भरी हुई आँखों को बंद करके 4 बार उसे चूमा। फिर है अगला स्टेंजा, एंड देयर सी लल्ड मी एस्लीप, एंड देयर सी लल्ड मी एस्लीप, और वहाँ पर वह मुझे लोरी गा करके सुला दिया। लल्ड का मतलब होता है लोरी गाना। तो वहाँ पर उस स्त्री ने, मी यहाँ पे कौन हुआ? योद्धा। तो वहाँ पर वह मुझे लोरी गा करके सुला दिया। फिर है, एंड देयर आई ड्रीम्ड आह वो बी टाइट, और फिर मैंने वहाँ पर स्वप्न देखा। आह वो बी टाइट, कितना ही भयानक स्वप्न था वो, कितना ही वो भयानक स्वप्न था। तो एंड देयर सी लल्ड मी अस्लीप, और वह वहाँ पर मुझे लोरी गा कर सुला दी। और तब मैंने वहाँ पर स्वप्न देखा, आह वो भी टाइट, अरे कौन सी मुसीबत आ गई, यानी कितना भयानक स्वप्न था। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, अर्थात कि उस ठंडी पहाड़ी पर देखा गया वह मेरा सबसे अंतिम स्वप्न था। कवि ने जब कहा कि कैसी मुसीबत आ पड़ी, उसके बाद उस ठंडी पहाड़ी पर देखा गया उसका सबसे अंतिम स्वप्न था। फिर है, I saw pale kings and princes too, pale warriors, death pale were they all. अब योद्धा कह रहा है कि मैंने पीले राजाओं को, पीले राजकुमारों को, पीले योद्धाओं को, वे सभी के सभी मृत्यु के भांति पीले प्रतीत हो रहे थे। यानी कि स्वप्न में उसने, योद्धा ने क्या क्या देखा? उसने पीले राजाओं को देखा, पीले राजकुमारों को देखा, पीले योद्धाओं को देखा, डेथ पेल वर दे ऑल, अर्थात कि वे सभी के सभी मृत्यु के भांति पीले दिख रहे थे, पीले प्रतीत हो रहे थे। दे क्राइड, वे चिल्ला रहे थे, ला बेली डैम सेंस मर्सी हैथ दी इंथ्राल, अर्थात वे के सभी चिल्ला रहे थे कि इस दया रहित, इस सुंदर स्त्री के जाल में तुम फंस चुके हो।
थ्राल का मतलब क्या हुआ? जाल में फंस जाना, यानी कि गुलाम बन जाना, जाल में फंस जाना। तो ये सभी के सभी योद्धा को यह वार्निंग दे रहे थे कि तुम इस दया रहित सुंदर स्त्री के जाल में फंस गए हो। फिर है अगला स्टेंजा, आई सा दियर स्टार लिप्स इन द ग्लोम। मैंने अंधकार में उनके सूखे हुए होठों को देखा। स्टार का मतलब सूखा हुआ, लिप्स माने होंठ, ग्लोम का मतलब हुआ अंधकार में। तो मैंने अंधकार में उनके सूखे हुए होठों को देखा। विथ हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइट, अर्थात कि उनके खुले हुए होंठ भयंकर रूप से मुझे चेतावनी दे रहे थे। गैप्ड वाइट का मतलब खुले हुए होंठ, हॉरिड वार्निंग का मतलब भयंकर रूप से चेतावनी देना। तो कभी योद्धा यहाँ पे कह रहा है कि मैंने अंधकार में उनके सूखे हुए होठों को देखा। स्टार को मतलब सूखा हुआ, सूखे हुए होठों को देखा। उनके खुले हुए होंठ भयंकर रूप से चेतावनी दे रहे थे। एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हियर ऑन द कोल्ड हिल साइड, और फिर मैं जग गया और अपने आप को यहाँ इस ठंडी पहाड़ी पर पाया। योद्धा कवि से बता रहा है कि और मैं जग गया और अपने आप को यहाँ इस ठंडी पहाड़ी पर पाया। फिर लास्ट स्टेंजा आपका है, लास्ट स्टेंजा है, एंड दिस इज़ वाई आई सोजर्न हियर, और यही कारण है कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। सोजर्न का मतलब हुआ ठहरा हुआ होना। यही कारण है कि मैं यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ, यहाँ पर विद्यमान हूँ। अलोन एंड पैलेली लॉइटरिंग, अकेले टहल रहा हूँ और उसी दुख और चिंता और मानसिक वेदना से मेरा चेहरा पीला पड़ गया है। यहाँ पर रीजन देता है योद्धा कवि को कि यही कारण है कि मैं यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ, अकेले टहल रहा हूँ और उसी मानसिक चिंता और दुख से मेरा चेहरा पीला पड़ गया, यानी कि उस सुंदर स्त्री के झूठे जाल में फंस गया, जिससे कि मुझे काफ़ी कष्ट हुआ और वही उसी कारण से मेरा चेहरा पीला पड़ गया है। दो द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग, यद्यपि झील की जो घासें हैं वो मुरझा गई हैं और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है, क्योंकि ठंड का मौसम आ चुका है। यही कारण बताता है वह योद्धा उस पोएट को, इसी कारण से वह यहाँ पर अकेले है, अकेले टहल रहा है, चेहरा उसका दुख और मानसिक चिंता से पीला हो गया है, और यही कारण है कि वह यहाँ पे ठहरा है और झील की घासें मुरझा गई है और कोई पक्षी गीत नहीं गा रहा है। बाय जॉन कीट्स। तो यहीं पर आपकी यह पोएम समाप्त होती है। फिर भी कहीं कोई किसी भी लाइन में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द DP सर इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।